आज का जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है एफरिज्म 2 पर। कल हमने एफरिज्म 1 देखा था। हम इन क्लासेस में क्या कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को देख रहे हैं। ठीक है। तो कल जो हमने देखा था, कल की क्लास से आप लोगों को कुछ वो सुनाई दिया, वो कुछ मिला ऐसा कि जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। आप लोगों के ने अपने शब्द लिखे थे। आप लोगों ने ये लिखा था कि बस क्लास अच्छी थी, लेकिन मेरा मंतव्य ये था कि आप ये बताएं कि आपने क्या सीखा इस क्लास में, कुछ नया, है ना। तो ये आप प्लीज जरूर शेयर किया करिए, और जिससे कि मुझे पता चलेगा ना कि किस डायरेक्शन में और मैं बता सकता हूं, आपको क्या और हेल्प कर सकता हूं। चलिए आज शुरुआत करते हैं एफरिज्म नंबर 2 की। एफरिज्म नंबर 2 आई थिंक सब लोगों ने, मैक्सिमम ने पढ़ा है। अगर कुछ आवाजें आ रही हो तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आंधी बारिश हो रही है बाहर, मौसम ठीक नहीं है। तो मेरा कहना यह था कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने पढ़ा है उसको आप कितने लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने ये चीज इसमें पढ़ी है, ये चीज होती है सेकेंड एफरिज्म में। कोई बताएगा? गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। यस सर। सर, डॉक्टर हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग अफोरिज्म 2 में मतलब जो ट्रीटमेंट का वे होना चाहिए वो जो आप ट्रीट कर रहे हो वो परमानेंट होना चाहिए, है ना। और मतलब शॉर्ट रिलायबल होना चाहिए और हार्मलेस नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए। बिल्कुल। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने आइडियल ऑफ क्योर बताया है। ठीक है। एंड व्हाट इज आइडियल ऑफ क्योर? किसी भी चीज का आइडियल क्या होता है, सबसे पहले हम आइडियल पे बात कर लेते हैं। आइडियल पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज आइडियल? आइडियल मींस जैसे आदर्श, जैसे हम बोलते हैं ना एक शब्द में कि आदर्श, किसी भी चीज का, कहीं भी किसी भी चीज में स्टेटमेंट, कोई आदर्श स्टेटमेंट बोलना हो। जैसे हम पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करते हैं कि पुरुषों के आदर्श है वो। तो किसी भी जगह का आइडियल वही होता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट डॉक्टर साहब दे रहे हैं वो कह रहे हैं द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, यानी कि हमारी जो क्योर, जो भी हम क्योर प्रदान करना चाह रहे हैं पेशेंट को, उसका आदर्श क्या होना चाहिए, हाईएस्ट आदर्श क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए रैपिड। अब रैपिड की बात, कि व्हाट इज रैपिड? रैपिड को कैसे समझेंगे हम? जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। चलो एक एक करके लेंगे, अभी पहले भी बात कर लेते हैं। रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on clearly comprehensible principles। ये सेकेंड एफरिज्म में डॉक्टर साहब ने बताया। अब इसमें सबसे फर्स्ट चीज हमने उठाई आइडियल। आइडियल को मैंने आपको थोड़ा सा चंद शब्दों में बताया भी। आइडियल इज बेस्ट पॉसिबल और परफेक्ट, किसी भी चीज का एक आदर्श, है ना, कि ये सोच के हम करेंगे, ये हमारा टारगेट या ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। कोई भी काम आप करने जाते हो तो कोई भी किसी से भी संबंधित, जैसे आप मान लो कोई एग्जाम ही देने जा रहे हो, तो कोई तो टारगेट लेते होगे ना कि इतने नंबर लाने हैं, ऐसा ऐसा मुझे बनना है। करते नहीं करते हैं हम लोग? क्लास में हैं सब लोग, सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ। तो ये आइडियल जो हम लेते हैं ना किसी भी चीज को,
वो होता है हमारा परफेक्ट शॉट। तो ये आइडियल सेट किया है डॉक्टर साहब ने, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इस रैपिड। अब रैपिड क्या है? स्विफ्ट एक्शन विदाउट डिले। ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई एलोपैथी में तो बहुत रैपिड होता है सर, हर चीज रैपिड होती है, तुरंत असर होता है। मानते कि नहीं मानते आप लोग इस बात को? एलोपैथी होम्योपैथी से ज्यादा रैपिड होती है, मानते हैं इस बात को? हाँ, लेकिन हमेशा नहीं होती सर। कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा नहीं देखे हैं होती। तो। अच्छा, किन चीजों में नहीं होती ये बताओ बेटा, किन जगहों पे किन चीजों में नहीं होती? रैपिड। जी। ओके, जैसे सर ये तो केस टू केस वेरी कर, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे फीवर का ही केस है, ठीक है। अब अगर फीवर में हमने एक व्यक्ति को पैरासीटामोल दी और एक को अपनी अकॉर्डिंग टू सिमिलिमम मेडिसिन दी, तो मैंने ये देखा है कि सिमिलिमम मेडिसिन जो होती है वो जल्दी एक्ट करती है इन कंपैरिजन टू पैरासीटामोल। और वो जो उसका जो क्या बोलते हैं एक्शन होता है वो परमानेंट भी होता है, यानी कि आपको 2-3 बार नहीं, रिपीट अभी हम करने के सिर्फ बाद ना फर्क रैपिड नहीं पे, मैं आपको बात को काट रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रैपिड की पड़ता। बात कर रहा हूं, हाँ, तो रैपिड पे ही तो चर्चा करिए ना। तो जैसे तो आपने अभी सर मैं एग्जांपल दिया फीवर का कि उसमें बहुत रैपिडली एक्शन किया, क्या कि, क्या इस बात से सब लोग संभव, मतलब इस बात से सब लोग सहमत हैं कि होम्योपैथी हमेशा रैपिड एक्ट करती है एलोपैथी से? और कोई जी सर, बताएगा? बिल्कुल सर। ठीक। तो मतलब आप पक्के पक्के स्टूडेंट हैं होम्योपैथी के पक्के स्टूडेंट हैं। सर मैं एक चीज और कोट करना हाँ चाहती हूँ। सर जी। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था अपनी पीजी के दौरान। तो वो मुझे अभी जी। ऑथर नहीं याद है, बट उन्होंने जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि उन्होंने, हालांकि वो एनिमल्स पे था, तो उन्होंने फीवर के सिम्टम थे, रैट में फीवर के सिम्टम थे। तो और विद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स था। तो उन्होंने एक रैट को कुछ बेलाडोना या कुछ दिया था, एक को नक्स वोमिका दिया था और एक को पैरासिटामोल दिया था। तो नक्स वोमिका जी। वाला फीवर सबसे जल्दी उतरा था। बेलाडोना वाले ठीक फीवर है। पे कोई इफेक्ट नहीं रैट पे, और पैरासिटामोल वाला बीच में था। तो ये ठीक है। रिसर्च पेपर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। देखो, इससे बात क्लियर होगी ना, रैपिड है। मैं एग्जांपल आप ही के द्वारा लेना चाह रहा था, इसीलिए आप लोगों से पूछा, है ना, कि वाकई क्या वो रैपिड है? हर बार हम लोग मोर रैपिड हैं, बट ड्यू टू सम लैक्यूना इन आवर अप्रोच और इन आवर नॉलेज, हम उस चीज को प्रॉपरली हिट नहीं कर पाते। इस वजह से हम वो एक्शन विद डिले दे पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये बात नहीं चलेगी कि होम्योपैथी स्लो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अपना वीडियो शेयर किया है इसी ग्रुप में, है ना। अगर कुछ लोगों ने देख लिया हो तो वेरी गुड, नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ होम्योपैथी। और मैं कोशिश करूंगा इस पे भी डायरेक्ट चला सकूं, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो डायरेक्ट देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं आगे। सेकंड सेकंड पॉइंट है हमारा जेंटल। जेंटल मींस नॉन एग्रेसिव एंड मिनिमम साइड इफेक्ट। अब सभी जानते हैं, अगर मैं पुराने इरा की बात करूं जब डॉक्टर साहब ने इस एफरिज्म को लिखा होगा, तो उन्होंने जेंटल बात क्यों करी होगी आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय जितना भी ट्रीटमेंट चलता था वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट चलता था, नॉन एग्रेसिव तो नहीं था, है ना। इसलिए उन्होंने इस होम्योपैथी का आविष्कार किया। और यहां पर वो लिख भी रहे हैं कि यदि आप क्योर करने जाओ तो इन बातों का ध्यान रखो। आपका आदर्श क्योर क्या होना चाहिए? आदर्श क्योर होना चाहिए रैपिड, तुरंत, विदाउट डिले, और जेंटल, नॉन एग्रेसिव। अब आज के इरा में बात कर लें, नॉन एग्रेसिव तो है, एलोपैथी इज नॉन एग्रेसिव नाउ इट इज, बहुत हद तक, लेकिन विद साइड इफेक्ट्स है। तो अगेन जेंटल तो नहीं रहा।
तो इसलिए मैंने एक शब्द जोड़ा है, नॉन एग्रेसिव एंड मिनिमल साइड इफेक्ट, जिसमें साइड इफेक्ट या तो ना हो या कम से कम हो, उसको हम जेंटल मानेंगे। ठीक है, तो होम्योपैथी में तो कोई साइड इफेक्ट होने के जल्दी चांस है ही नहीं, चांस ही नहीं है। बैड इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आते हैं, अच्छा इस बीच में मैं एक पूछूंगा आप लोगों से बात, अगर किसी को होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, अब उसको आप जेंटल लोगे क्या? हेलो, सुन पा रहे? क्या उसको आप जेंटल ट्रीटमेंट लोगे अगर किसी को होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है? हाँ सर हाँ, लेंगे। उसमें जेंटल ही लेंगे। फ्लैट ग्रेजुएशन होगा तो ले सकते हैं। अच्छा, क्यों लेंगे जेंटल? सर इसलिए बॉस क्योंकि इसलिए fever का जनरल नहीं है कोई क्योंकि अगर पहले दिया। हाँ हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। डॉक्टर सरिता आप बोलो। सर जैसे अगर फीवर का केस है, अगर हम उसमें देते हैं सिमिटन देते हैं तो हम्म उसमें क्या होता है, हम्म स्लाइटली थोड़ा सा एग्रेवेशन होता है, उसके बाद जाके हम्म कैसे फिर रिकवरी हो जाती है। तो ऐसे कुछ एक्यूट हम्म, केसेस है जिसमें कुछ में होते हैं, तो उसमें जेंटल ठीक है क्योर माना जाएगा। ठीक है। और कौन बता रहा था? डॉक्टर प्रियंका आप बताओ। सर क्योंकि ऑर्गेनल में ये लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन का मतलब ये होता है कि उसको ठीक है एग्रेवेशन है सिम्टम्स है बट मेंटली पेशेंट रिलीफ फील कर रहा है, दिस इसीलिए इज मैंने इसीलिए मैंने एक इसीलिए मैंने एक चीज उसमें लिख दी, मिनिमम साइड इफेक्ट्स। थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर इफेक्ट ऐसे आते हैं जो एग्रेवेटिंग हैं, वो मिनिमम मिनिमम टाइम के लिए हैं और बाकी चीजों में आराम हो रहा है, फिर उसके बाद आराम आता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेंटल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। अब परमानेंट होता है क्या हमारे यहां पे? रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं क्या? एक बार फीवर ठीक करोगे तो दोबारा नहीं आएगा क्या? बताओ। सर ऐसा नहीं है, अगर मेंटेनिंग काज है या फिर कुछ ऐसे मेंटेनिंग काज है तो फिर आ सकता है। तो परमानेंट तो नहीं हुआ, तो आपने जो ठीक किया वो तो परमानेंट नहीं हुआ फिर। लेकिन सर मेंटेनिंग काज जब नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन मेंटेनिंग कॉस्ट तो एलोपैथी में भी आ सकता है। तो परमानेंट तो नहीं हुआ ना। परमानेंट क्योर कहाँ की बात, जैसे बात हो रही है आइडियल क्योर इज परमानेंट। तो क्या हम किसी के अंदर अगर फीवर की दवा दें तो फीवर जड़ से खत्म हो सकता है क्या? नहीं सर, कंप्लीटली रिस्टोरेशन के हिसाब से परमानेंट बोला है शायद। राइट, यही मैं शब्द सुनना चाहता था। यहां पर जो जो हालात पहले थे वही हालात लाने के लिए, कंप्लीटली रिस्टोर करने के लिए परमानेंट बोला है। वहां परमानेंट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब ये नहीं है कि परमानेंट हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, अगेन दूसरे दिन फिर आ गया, ऐसा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए शब्द मैंने इसको एक्सप्लेन किया, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। अब वो लॉन्ग लास्टिंग कितने टाइम तक रहता है वो डिपेंड करेगा, बिकॉज फीवर इज सिम्टम, नॉट नॉट अ डिजीज, है ना। तो फीवर तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके इम्यून रिएक्शन से आती हैं, चाहे वो कोराइजा हो, कफ रिफ्लेक्स हो, पेन हो, फीवर हो, दीज ऑल आर सिम्टम कम्स फ्रॉम योर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आ सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी की आप डायबिटीज ठीक करते हो या हाइपरटेंशन ठीक करते हो और वो भी तुरंत आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो इट मींस नॉट परमानेंट। परमानेंट होना चाहिए। जैसे क्या होता है, आप देखिए एलोपैथी में आपने जब तक दवा दी
तब तक उसको आराम है। जैसे ही दवा बंद करो फिर वही बात, वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। और हो सकता है पहले से और बुरे हालात हो जाएं, क्योंकि दे सप्रेस इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी को पहले टेक ओवर करते हैं। अब जैसे आपके कमरे में अगर मुझे काम कराना है तो पहले मैं आपके स्टाइल को बंद करूंगा ना, तभी तो मैं अपने स्टाइल को आपके ऊपर डाल सकूंगा। तो एलोपैथिक मेडिसिन मोस्टली क्या करती हैं, पहले हमारे सारे सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं, उसके बाद अपने जो वो केमिकल्स चला जो उनका फिक्स एक्शन है जिन पर वो चलाते हैं, उससे वो एक्शन आता है। दैट्स वाई दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, होल एक्सटेंट। होल एक्सटेंट का मतलब है कंप्लीट, यानी कि ट्रीटिंग रूट एंड टोटलिटी। टोटलिटी में हमने उसको ट्रीट किया, टोटलिटी में उसका सिम्टम हमने लिया, और टोटलिटी में ही उसको ठीक करना, मतलब हर चीज उसका पूरी तरीके से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे किसी वजह से फीवर आ रहा है, उसको आपने उसको दवा दी, फीवर तो चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आ गया, अब वो परमानेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि होल एक्सटेंट में गया ही नहीं। होल एक्सटेंट में क्यों नहीं गया? क्योंकि जिस वजह से हो रहा था वो वजह तो अंदर ही है। तो जब तक वो वजह नहीं हटेगी तो ये पूरा हटेगा नहीं। तो ट्रीटिंग द रूट, इसलिए हम बोलते हैं होम्योपैथी ट्रीट्स द रूट। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वे। शॉर्टेस्ट में तो रैपिड भी हमने बोला था, अब रैपिड और शॉर्ट में फर्क क्या है ये बताइए। रैपिड और शॉर्ट में क्या फर्क है? एक बार सर ने रैपिड यूज किया है तो फिर शॉर्ट यूज करने की क्या जरूरत है? बताइए। शॉर्ट का मतलब ड्यूरेशन से है यहाँ पे। और रैपिड का मतलब रैपिड का मतलब किस पे है? रैपिड का नहीं क्लियरिफाई है। अच्छा, रैपिड और शॉर्ट में अंतर बता दो चलो। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। सर ये जो ट्रीटिंग रूट है जो आपने बताया है, तो इसमें हम्म, सर एक्साइटिंग कॉज भी इंक्लूड होगा ना? एक्साइटिंग कॉज, उसका जो एलिमेंट बिल्कुल फ्रॉम आया बिल्कुल है बिल्कुल, वो इंक्लूड होगा। वही तो रूट तो है हमारी, इसके इसीलिए मैंने शब्द एलिमेंट लिखा है फ्रॉम, टोटलिटी। इसीलिए यस शब्द सर, लिखा है टोटलिटी, है ना। यस सर। सर उसमें एक्यूट डिजीज में जो है उसका एलिमेंट फ्रॉम लेंगे, PQRS लेंगे और उसका डिस्पोजिशन लेंगे, जो चेंज हुआ है तभी देखिए देंगे उस पे तो हम आएंगे, टोटलिटी। है ना यस सर। डॉक्टर सुरभि, उस पे हम आएंगे। अभी आगे आगे बहुत पढ़ना है, अभी तो हम सेकेंड एफरिज्म पे हैं, है ना। ओके सर, तो ठीक इस पे है। हम आएंगे, इसकी यस सर। मतलब हाँ, अभी अभी जहां है वहीं पे चलो। तो जैसे सर ने फर्स्ट एफरिज्म में बोला था, कल क्या बोला था, एक बात बोली थी, यहां पर वही हो रहा है कि हम अपना अटेंशन खो रहे हैं। अटेंशन नहीं खोना है। मैं पूछ रहा था रैपिड और शॉर्ट में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैपिड एंड शॉर्ट। देखो रैपिड मींस तीव्र, हिंदी में बताऊं तो आपको, रैपिड मींस तीव्र और शॉर्ट मींस छोटा, है कि नहीं है बताओ। अब तीव्र का मतलब है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और शॉर्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, जैसे आप डॉक्टर शैव्या कह रही थी शायद, इसीलिए मैं जी और पूछ रहा था डिटेल में, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी वहां तक। ठीक है, तो इन बस टर्म्स ऑफ हिंदी ड्यूरेशन में पहुंच पा मतलब रहे थे। आपका आपका हाँ राइट,
तो आपका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो रैपिड तो हो, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, बहुत तेजी से काम करे और बहुत कम समय के लिए हो। ऐसा नहीं सालों साल खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को थायराइड है, ठीक है, तो व्हाट दे गिव, दे का मतलब ओल्ड स्कूल फिजिशियंस, वो लोग क्या देते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन देते हैं, है ना। अब वो थायरोक्सिन हार्मोन कब तक? जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, है ना। तो उनका वो जीवन बीमा चलता रहता है। लेकिन हमारे यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आपने थायराइड के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इफ यू हैव नो अदर कॉम्प्लिकेशन इन योर बॉडी, और अगर हमने आपको सही टोटलिटी से पकड़ लिया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स ओनली, मंथ्स, नॉट ईयर्स। और मंथ्स भी मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो इतनी जल्दी ठीक होता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट। जिस चीज का उनके पास कोई हल नहीं है, जिस पहेली को वो जिंदगी भर नहीं सॉल्व कर सकते, उसे आपने कुछ चंद हफ्तों में, महीनों में ठीक कर दिया। दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट। इसको उन्होंने बोला शॉर्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। मतलब आपका आदर्श जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। जेंटल मीन सौम्य, ठीक है। परमानेंट होना चाहिए, और इन होल एक्सटेंट रिमूव करे। किसको करे? अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। शॉर्ट एंड मोस्ट रिलायबल। रिलायबल क्या है? रिलायबल क्या है? जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। जैसे हम लोग भरोसा जीतते हैं ना। आपने एक पेशेंट को ठीक किया, तो वो 2 को लेके आता है, लाता है कि नहीं लाता है? लाता है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको वो रिलाई कर रहा है आप पर, वो रिलाई कर रहा है आपके सिस्टम पर, वो रिलाई कर रहा है होम्योपैथी पे। उसको लग रहा है कि जैसे मैं ठीक हुआ ऐसे तुम भी ठीक हो जाओगे। तो मोस्ट रिलायबल वे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने कोई दवा ली कहीं से एलोपैथी में, ठीक है, और वो दवा कर गई आपको रिएक्ट, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इंटरेक्ट करना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, है ना, कि अगर वो दवा कर गई आप पर रिएक्ट, तो क्या उस डॉक्टर पर, क्या उस दवा पर आपको भरोसा होगा? क्या किसी और को उसी डिजीज के लिए उस पर भेजोगे? नहीं। आप अरे यार वो तो साइड इफेक्ट करती है, अरे वो तो डॉक्टर साहब ने वो डॉक्टर साहब तो ऐसी दवा लिखते हैं, हैवी लिखते हैं। कई बार शब्द आपने सुने होंगे पेशेंटों के मुंह से कि वो डॉक्टर साहब तो हैवी दवा लिखते हैं, उससे मुझे गर्मी हो जाती है, या मुझे इस तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? जी सर। तो ये क्या है? उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो दैट्स वाई आवर ट्रीटमेंट शुड बी इन मोस्ट रिलायबल वे, जिस पर व्यक्ति को भरोसा हो सके। ठीक, आगे चलें। एम्फसाइसिस ऑन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? ये पूरा बताने का मतलब क्या है? क्यों ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑप्शन हो, सभी से पूछ रहा हूं, कोई भी जवाब देना, जवाब जरूर देना। अगर आपको ऑप्शन हो कि बेस्ट फिटिंग टेलर आपको मिले, उस पे कपड़े सिलवाने का, जो बहुत मतलब जैसे मनीष मल्होत्रा वत्रा जैसे बहुत अच्छे डिजाइन करते हैं ना, उनके पास से सिलवाने का या उनके पास से डिजाइन कराने का, और कहीं से आपको रेडीमेड मिले, तो किस पे जाओगे बताओ? मनीष सर मल्होत्रा मनीष सर। मल्होत्रा।
हाँ, क्यों? क्योंकि बेस्ट फिटिंग देगा ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक बेस्ट फिटिंग। यू आर द मनीष मल्होत्रा, ठीक है? आप बेस्ट डिजाइनर हो, आप बेस्ट कारीगर हो, आप उसको इंडिविजुअलाइज ट्रीट कर रहे हो। एक भेड़ चाल की तरह नहीं दे रहे कि सबको पैरासीटामोल ही देनी है। नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो बेलाडोना दोगे, आपको समझ में आ रहा है एकोनाइट दोगे, आपको समझ में आ रहा है सिलीशिया दोगे, नेट्रम्यूर दोगे, कुछ भी दोगे, लेकिन सबको पैरासीटामोल नहीं दोगे। एम आई राइट? तो दैट इज फिलॉसफी बिहाइंड दिस एफरिज्म नंबर 2 कि आपका, इसका मतलब मैं आपको ये खजाना बता रहा हूं कि इसके अंदर से क्या निकला। इसके अंदर से निकला कि आपको इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? आंख झोंक करके दवा नहीं देनी है। एंड डिजीज सीन एज अ डायनेमिक डिस्टर्बेंस, डिजीज को डायनेमिक डिस्टर्बेंस देखना है, तभी ये काम कर पाओगे आप जो बता रहे हैं सर। सरल, तीव्र, सौम्य, हमेशा के लिए, परमानेंट, और पुनः रिस्टोर करना, ठीक है? ये तभी कर पाओगे। एंड फोकस ऑन वाइटल फोर्स बैलेंस, वाइटल फोर्स के बैलेंस पर फोकस कर पाओगे। आज की दशा में व्हाट इट मीन्स टुडे, आज की दशा में ये क्या कहलाता है? कंपेयरिंग विद एलोपैथी हम लोग कर चुके हैं। स्पीड वर्सेस साइड इफेक्ट वो हम लोग कर चुके हैं, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। एम्फसाइजेस ऑन नॉन इन्वेजिव एंड होलिस्टिक मेथड, हमारा नॉन इन्वेजिव और होलिस्टिक मेथड है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। तो वही बातें हैं कि आपको, आप एक होलिस्टिक मेथड देने जा रहे हो, नॉन इन्वेजिव मेथड देने जा रहे हो, और पर्सनलाइज मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसको देने जा रहे हो। इसीलिए उसको भरोसा है आप पर, इसीलिए वो आप पर भरोसा कर रहा है, ठीक है? तो इसका असेंस क्या निकल के आया हमारा? इसमें 2 शब्द रहे, एक शब्द रह गया, रिस्टोरेशन की तो बात कल भी कर चुके थे हम। एक शब्द रह गया एनहिलेशन, जहां पर वो कहते हैं परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। होल एक्सटेंट की तो बात हमने कर ली थी, लेकिन हमने इसकी बात नहीं करी, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। एनहिलेशन, एनहिलेशन मीन्स, कोई बताएगा? एनहिलेशन मीन्स विनाश करना। किसका विनाश करने जा रहे हैं? एनहिलेशन ऑफ द डिजीज, उस डिजीज का पूर्णतः विनाश करना। समझ में आ रहा है? कैसे पूर्णतः विनाश? अब किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है और उसको एंटी एलर्जिक दी, ठीक? कितनी देर काम करती है एंटी एलर्जिक? 1 डे, 2 डे, 3 डे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं काम करेगी। करेगी? यस और नो? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यस सर। नहीं करेगी वो। क्या यस? यस काम करेगी? नहीं करेगी ना, तो नो कहिए। यस क्यों कह रहे हो? नहीं करेगी। 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा काम नहीं करती है, फिर आपको खानी पड़ेगी, है ना? लेकिन वहीं आपने उसकी बेस्ट फिटेड इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी दी, तो सिंगल डोज में भी काम होगा। होगा नहीं होगा? तो ये इसीलिए है कि यहां से हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि हमें इंडिविजुअलाइज्ड क्योर करना है, हमें वाइटल फोर्स को साथ लेके चलना है। और सर लिखते हैं लास्ट में, बेस्ड ऑन इजीली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल। अब देखो कितनी इजीली वो कह देते हैं, इजीली कंप्रीहेंसिबल। कंप्रीहेंसिबल मींस सम इजीली समझ में आने वाले, आसानी से समझ में आने वाले प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। क्या आसानी से समझ में आते हैं? ये सब लोगों ने पढ़े हैं, आप लोगों ने, आप लोग बोलिए, क्या आसानी से समझ में आते हैं?
नहीं सर, आसानी से तो नहीं। हाँ, नहीं आते। अगर हम पढ़ते हैं तो इफ वी आर रीडिंग, अगर हम उसमें इन डेप्थ स्विम करते हैं, ड्वेलिंग करते हैं, तो हमको समझ में आते हैं, आएंगे और आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हमने सीखा आज? क्या सीखा हमने? बताओ भैया। अच्छा, ये बताओ प्रिंसिपल्स क्यों रखे गए हैं? एक थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूं छोटी सी, कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्यों रखा गया होम्योपैथी को, बताओ। बताओ। कोई भी बता दो, ऐसा कोई वो नहीं है। सर साइंटिफिक बेस है सर, साइंटिफिक प्रिंसिपल सर। नहीं बेटा, साइंटिफिक बेस तो भाई एलोपैथी भी बोलती है वी आर साइंटिफिक ऑन साइंटिफिक बेस, पर उनका तो कोई प्रिंसिपल नहीं है ना। साइंटिफिक बेस होना, प्रिंसिपल पे होना, ये कोई आधार नहीं है। सर आपने इंडिविजुअलाइज के लिए। इंडुलाइजेशन के लिए, बट इंडुलाइजेशन में ऑन प्रिंसिपल पे बेस चलने का क्या मतलब है? इंडुलाइज तो आप बिना प्रिंसिपल पे चले भी हो सकते हो। इंडुलाइज मींस आप एलोन, पेशेंट एज अलोन ले रहे हो, तो वो तो आप वैसे भी ले सकते हो, बिना किसी नियम पे चले भी ले सकते हो। हम नियम पे क्यों चलते हैं, नियम पे क्यों चलना चाहते हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो शायद आप तक पहुंच नहीं पा रहा। आप इसको जीवन में उतारो। हम किसी भी नियम पर क्यों चलते हैं? प्रिंसिपल इज द गाइडेंस। राइट, ताकि हम राइट ट्रैक पे चल सके। अच्छा, एक कार में आजकल एक फीचर आ रहा है अडास का, आता है ना? कितने कितने लोग को पता है कि अभी आजकल एडास का फीचर आ रहा है एक, जिससे आपकी पाथ पे ही रहती है, रोड पे ही रहती है गाड़ी। ये फीचर पता है कि नहीं पता है लोगों को? नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अभी आप गाड़ियों को देखोगे ना, एड वगैरह आते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन्स देखते हो, तो उसमें देखना एक फीचर लिखा होता है एडास फीचर। इसमें एडास फीचर है, ये नई जो अपग्रेडेड गाड़ियां आ रही है ना इस समय, उनके अंदर आ रहा है। उसमें क्या फीचर दिया हुआ है कि जो लेन सिस्टम है ना, लेन किसको बोलते हैं? जो पट्टी बनी होती है ना हमारी चारों रोड पे, अगल बगल पट्टी बनी होती है व्हाइट कलर की, हाँ। उसको बोलते हैं लेन। उसके बाद दूसरी लेन होती है जिसमें दूसरी पट्टी बनी हुई है, ठीक है? तो वो दूसरी लेन के बीच में जाने नहीं देती उसको, गाड़ी को, वो अपने आप वार्निंग दे देता है। और कई बार तो अडास वाला अपने आप, अडास जो एबल गाड़ियां आ रही हैं, वो अपने आप स्टीयरिंग को मोड़ करके सीधा कर लेती हैं। तो ये क्या है? ये आपको एक डायरेक्शन में सीधा चलाने के लिए है। तो दैट इज अवर सेम एज अवर प्रिंसिपल्स। हम प्रिंसिपल्स पे चलते ही इसीलिए, हमारी होम्योपैथी बनाई इसीलिए गई है कि एक तो फिक्स्ड पाथ रहे, पाथ से डाइवर्ट ना हो। क्योंकि इतना सोच के, आप खुद सोचिए, डॉक्टर हैनीमैन ने कितना सोचा इसको बनाते समय। इसीलिए डॉक्टर, हमारे जो गुरु थे डॉक्टर विजयकर सर, इसीलिए बोलते थे होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है? 2 + 2 4, 3 + 2 5, कि कभी 3 + 2 4 भी होता है? बताओ। एवरीथिंग इज फिक्स ना। दैट्स वाई होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स, क्योंकि होम्योपैथी इज टोटली बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल। फिक्स्ड प्रिंसिपल, वो बदलते नहीं है, वो हमको बदलना है। वो अगले एफिज्म में, थर्ड में पढ़ेंगे, जब नॉलेज ऑफ फिजिशियन में डॉक्टर साहब बोलेंगे, जब फिजिशियन को ये नॉलेज हो कि हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द फिक्स प्रिंसिपल के हिसाब से आपको कैसे अडेप्ट होना है, वो कल बात करेंगे। कल और मजेदार लेक्चर होगा और इंटरेस्टिंग मिलेंगी चीजें।
ठीक है, तो आज कुछ समझ में आया? जी सर मजा आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज फिर यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल, क्योंकि आज कुछ खास था भी नहीं इसके अंदर, में इससे ज्यादा जान नहीं भर सकता था इस एफरिज्म में। मुझे लगता है बहुत बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना ब्लंट टाइप का एफरिज्म है, उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ बस ऐसा ऐसा है, उसमें जान भरने का काम इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। चलिए, आपको मैंने एक लिंक, एक मैं कोशिश करता हूं, अगर वो लिंक खुल जाता है तो मैं अभी खोल के देखता हूं। 1 मिनट होल्ड करिए, जाने से पहले एक बार उसको देख लेते हैं। ये अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है केस? यस सर। ठीक है, मैं अभी इसको चलाऊंगा, अभी देखना है। वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है इसकी? सर अच्छा, आप देख लो, अभी देख लो, फिर उसके बाद बताना क्या है इसमें, मैं बता दूंगा। अभी ये सुना केस आपने? वॉइस नहीं थी? हेलो? जी सर, वॉइस नहीं आ रही मेरी, थी। अच्छा वॉइस नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, आपने पढ़ तो लिया होगा नीचे? जी बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, इसको मैंने डाला हुआ है, आप लोग बाद में देख सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का केस था, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो लेके आए थे, इनको बहुत तेज पेन हो रहा था जिस टाइम ये बैठी थी, बहुत तेज पेन हो रहा था। ठीक है, मैंने इनको स्मेल करने को दिया चाइना 1M, अकॉर्डिंग टू हर सिम्टम्स एंड हर एंडुलाइजेशन, मैंने इनको चाइना 1M दी थी। ठीक है, और मैंने इसमें ये दिखाया है कि उसको स्मेल करने के विद इन फ्यू मिनट्स, नॉट आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स, पहले वो रिलैक्स हुई, उसके बाद उसने अपना जो ये कॉलर बेल्ट पहना हुआ था वो भी वो निकाल देती है,
लास्ट आपने देखा होगा, और वो मुस्कुराने लगती, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है ये पट्टा ये मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। और ये विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर खेल हुआ पूरा, बस। तो सर ये है होम्योपैथी की ताकत। रूब्रिक्स क्या ली थी सर, उसमें क्या इंडिविजुअलाइजेशन क्या किया था वो मैं क्या केस है? वो मैं केस डिस्कस कर लूंगा, है ना, पूरा डिटेल में केस डिस्कस कर लूंगा। आज तो वो मतलब नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी पूरा, मुझे बाय हार्ट तो लर्न नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये इसको मैंने चाइना दी थी, कुछ चीजें ऐसी याद हो जाती हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, केस डिस्कस कर लेंगे ये वाला। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी इन मोस्ट शॉर्टेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट रिलायबल एनिलेशन, और इसके बाद इसको दोबारा दवा की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ वेसल पे चली है ये, मतलब मैंने इसको टंग डोज भी नहीं दिया। ठीक है, तो दिस इज होम्योपैथी। और ये भी जो स्मेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर एनिमन साहब का ही कॉन्सेप्ट है, उन्होंने दिया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो। इसीलिए देखो ऑर्गन पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑर्गन में ही वो गाइड करते हैं कब हमें ये देना है, कब हमें उसको ओल्फेक्शन से देना है, कब हमें उसको स्मेलिंग करानी है, कब उसको अप्लाई कराना है, कब ऑइंटमेंट की तरह अप्लाई करना है, कब उसको मसाज करनी है उसके ऊपर। ये सब लिखा है उन्होंने, जो हम पढ़ेंगे ना। तो अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप केस जो सुनना चाहते हो बाद में सुन लेंगे। ठीक है, चलिए आज विदा लेते हैं यहीं पे। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, कल डिटेल लेक्चर होगा। चलिए, आप ग्रुप के अंदर आपने आज क्या सीखा आज के लेक्चर में वो डालोगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।